ठीक है जी। अपेरेंटली इसको देख के ये अंदाजा होता है कि शायद से ज्यादा काम प्लानिंग में है। और ये बात गलत भी नहीं है। ज्यादा काम प्लानिंग के हवाले से, मतलब जिसे कहते हैं यू वांट टू बी प्रोएक्टिव। हम दूर अंदेशी से काम लेना चाहते हैं। हम बहुत अच्छी तरह से प्लान करना चाहते हैं ताकि जब हम एग्जीक्यूशन में या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जाएं तो हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। सोच समझ के अच्छा प्लान डेवलप करके अगर मैं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो कामयाबी की चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और अगर बगैर सोचे समझे, बगैर प्रॉपर प्लानिंग करने के मैं प्रोजेक्ट को शुरू कर दूं, जो कि आमतौर पर होता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में गलतियां सामने आएंगी और हमें दोबारा वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और हमें उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि अगर ये कोई कहे कि जनाब प्लान में तो तब्दील होना ही है, क्या फायदा शुरू में प्लान करने का, अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये हमारी आम सोच है, जो कि निहायत ही फजूल सोच है। हमें दूरंदेशी से काम लेना पड़ेगा। फायदा उसका ये होता है कि हम दूर तक सोच लेते हैं, दूर तक चीजों को प्लान कर लेते हैं जहां तक विजिबिलिटी है। जो नहीं समझ आया, जो अभी आपको नहीं क्लियर है चीजें, उनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं, अब वो तो बात के लिए छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता ना। मतलब आपको एक चीज गलत नजर आ रही है और आप कहेंगे अच्छा यार जब वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे, ये तो बड़ी हमाकत है। अगर कोई काम गलत नजर आ रहा है या कोई गड़बड़ है तो उसको अभी से उसके बारे में सोचना और प्लान करना शुरू करें। इसलिए प्लानिंग बड़ा डेलिब्रेट प्रोसेस है और इसमें ज्यादा प्रोसेस। इनिशिएशन में कम प्रोसेस इसलिए है कि इनिशिएशन सिर्फ ऐसे ही है कि जैसे गाड़ी को आपने इग्निशन दिया, अब दे दिया तो काम हो गया शुरू, अब गाड़ी चलेगी। तो इनिशिएशन में हमने उसका तमहीद बांधनी है, प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना है या उसकी उसकी शुरुआत करना है। एग्जीक्यूशन में कहने को तो सिर्फ 10 प्रोसेस है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेजर बल्क ऑफ वर्क एज फार एज द रिसोर्सेज और फाइनेंसेस और जो दूसरी आपके चीजें हैं उनका कंसर्न है, तो सबसे ज्यादा खर्चा यहाँ होता है क्योंकि असल में काम यहाँ हो रहा है। एक्चुअल वर्क इज बीइंग डन इन एग्जीक्यूशन। So there are 10 processes here, but these 10 processes are very committed processes. In execution, naturally, while we are executing, we also have to be supervised. We have to see, कोई तो होगा ना जो देख रहा होगा कि ये काम ठीक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो as soon as we start working, टीम अपना काम शुरू करती है तो उन पे नजर रखने वाले सुपरवाइजर वगैरह वो अपना मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का बंदोबस्त शुरू कर देते हैं। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल starts happening as soon as execution is started. So 12 प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के भी हैं। तो अगर मिला जुला के देखा जाए तो 22 प्रोसेस बन जाते हैं जो एक ही वक्त में हो रहे हो। खैर वो तो एक बात है, लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि भले हमने प्लानिंग कर ली थी, लेकिन बेशक आपने कितनी ही विजडम के साथ, दूरंदेशी के साथ, प्रोएक्टिविटी के साथ प्लानिंग की हो, इस सर्टेनिटी का लेवल इतना हाई होता है प्रोजेक्ट के अंदर कि उसके बावजूद बहुत सी चीजें ऐसी अक्सर करती हैं जो कि आपके सोच में नहीं आ सकती थी, प्लान नहीं हो सकती थी, और वो बाद में विजिबल होती हैं काम करने के दौरान। इसका मतलब है कि जब वो चीज विजिबल होगी तो हमें अपने प्लान को दुरुस्त करना होगा। तो एक हद तक देखा जाए तो प्लानिंग भी जारी है, प्लानिंग खत्म नहीं हो गई। Although we created a plan to start and we started executing the project, but planning continues on. जब तक प्रोजेक्ट में जान है, प्लानिंग भी होती रहेगी, एग्जीक्यूशन भी होती रहेगी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी होती रहेगी। और जब सारे काम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरे हो जाएंगे तो फिर लाजिमी बात है कि फिर एग्जीक्यूशन खत्म हो चुकी होगी।
मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ने चेक कर लिया सारा कुछ ठीक है, तो फिर हम क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में जाते हैं और वहां पे सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि एक रिव्यू किया जाता है, ऑडिट किया जाता है और चीजों को क्लोज डाउन किया जाता है। एक ही प्रोसेस है क्लोजिंग। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया कि इन 5 प्रोसेस ग्रुप में होता क्या है और इनमें कितनी कितनी प्रोसेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर आप इनको जमा करें तो 24, 26 और 10, 36 और 12, 48 और 1, 49 प्रोसेसेस टोटल आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब अगर आप वो स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करें, स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उसमें वो चैप्टर 1 इसके हिसाब से बना हुआ है। इनिशिएशन का चैप्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 चैप्टर में उसने पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर है कि अगर हम इसको नॉलेज एरिया वाइज पढ़ें। तो जब मैं से के स्कोप के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं स्कोप ही के ऊपर फोकस्ड हूँ शुरू से आखिर तक। प्रोजेक्ट शुरू से लेके आखिर तक स्कोप को लेके चल रहा हूँ। स्कोप कैसे कंसीव किया, कहाँ से लिया, क्या किया, फिर उससे आगे क्या किया, फिर एग्जीक्यूशन में उसका क्या किया, मॉनिटरिंग कंट्रोल में क्या किया, क्लोजिंग में क्या किया। तो स्कोप की पूरी कहानी हम एक दफा दोहराते हैं। इस तरह 10 नॉलेज है तो 10 दफा हम पूरे प्रोसेस के 5 में से गुजर जाते हैं। एक तो इससे बार बार गुजरने की वजह से हमें रिवीजन भी हो जाती है और पक्का भी हो जाता है। और सेकेंडली हर नॉलेज एरिया का रोल मुझे 100% क्लियर हो जाता है कि वो कैसे कैसे काम करता है। प्रोसेस है जो इंटीग्रेशन में है। जी आसिम, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैंने पूछा था, आपने पॉज किया वीडियो को, रुक गई थी। अच्छा, रुक गई थी। वो मेरा ख्याल है नेट का प्रॉब्लम आया है थोड़ा सा जी। और उसकी वजह से गड़बड़ हुई है। अच्छा अच्छा। सम प्रॉब्लम। एक मिनट, मैं उसको वापस कोशिश करता हूँ। आज कुछ नेट खराब है। कल कल चला था, परसों बहुत गड़बड़ की है इसने। एक मिनट कीजिएगा, मैं दोबारा इसे प्ले कर रहा हूँ। अच्छा खैर, अभी तक बातचीत हुई है, कुछ समझ तो आई है ना आपको बात? लास्ट टाइम वी डिड थर्ड चैप्टर। पहले 3 चैप्टर मैंने जी जी, क्लियर। वो अभी तक जो बात हुई ना, जो वीडियो आपने प्ले किए, जी बहुत अच्छा, सही आ रहा था, कोई मसला नहीं था। ओके। ये थोड़ा, इसका थोड़ा बहुत इम्कान है कि ये दोबारा इस तरह मिसबिहेव थोड़ा बहुत करेगा, तो मैं फिर दोबारा शुरू करूँ। के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं स्कोप ही के ऊपर फोकस्ड हूँ शुरू से आखिर तक। प्रोजेक्ट शुरू से लेके आखिर तक स्कोप को लेके चल रहा हूँ। स्कोप कैसे कंसीव किया, कहाँ से लिया, क्या किया, फिर उससे आगे क्या किया, फिर एग्जीक्यूशन में उसका क्या किया, मॉनिटरिंग कंट्रोल में क्या किया, क्लोजिंग में क्या किया। तो स्कोप की पूरी कहानी हम एक दफा दोहराते हैं। इस तरह 10 नॉलेज है तो 10 दफा हम पूरे प्रोसेस 5 में से गुजर जाते हैं। एक तो इससे अच्छा, नजर आ रही है स्क्रीन आपको? आसिम, स्क्रीन नजर आ रही? आसिम, आवाज आ रही है मेरी? आसिम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी
जी आसिम, आवाज आ रही है? जी आसिम, आसिम आवाज आ रही है मेरी? हेलो। मुझे नजर भी आ रही है और आवाज भी क्लियर है इसकी। चलिए, जैसे हमें रिवीजन रिवीजन भी हो जाती है और पक्का भी हो जाता है, और सेकेंडली हर नॉलेज एरिया का रोल मुझे 100% क्लियर हो जाता है कि वो कैसे कैसे काम करता है। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है इसको पढ़ने का। ये वजह है कि नॉलेज एरिया वाइज इसमें चैप्टर बनाए गए हैं। अगर नॉलेज एरिया वाइज देखें तो 7 प्रोसेस हैं जो इंटीग्रेशन में है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के 7 प्रोसेस हैं, स्कोप मैनेजमेंट के 6 प्रोसेस हैं, स्केड्यूल के 6 हैं, कॉस्ट के 4 हैं, क्वालिटी के 3 हैं, सोर्स के हैं, टीम कम्युनिकेशन के, 7 रिस्क के, प्रोक्योरमेंट के, और 4 स्टेक होल्डर के। अगर आप इन्हें जमा करें ये भी 49 है। तो दोनों तरफ से टोटल हमारा 49 ही बन रहा है। इसका मतलब है कि इसी चार्ट को मैं ऐसे बना के भी देख सकता हूँ। यहाँ पे ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये चार्ट किस तरह हम देखा था और हम इसको डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। लेकिन अच्छा है कि आज दोबारा हम नए सिरे से इसको डिस्कस करेंगे तो चीजें ज्यादा वाजे और क्लियर हो जाए। ये अभी तो खैर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके अंदर आप लोग भी इंटरेक्ट कीजिए, और जहाँ कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे क्लियरली बताइए कि जनाब ये एक्सप्लेन कर दें। ऑल्दो बहुत सी चीजें आगे आगे चल के क्लियर हो भी जाएंगी, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई बिल्कुल ही आप कहने हैं आज तो गलत है, इसको हो नहीं सकता, अगर आपका ज़हन ये कहता है तो उस वक्त आप कोशिश कर लें, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा कि ये क्यों ये चीज जहाँ पर है। एनीवेज फॉर द टाइम बिंग इस चार्ट में कुछ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, पढ़ा नहीं जा रहा होगा, बहुत बारीक लिखा हुआ है। मैं इस चार्ट के ऊपर एक काम करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो इतने खाने बीच में खाली हैं, कहीं बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, ये क्या चक्कर है। लेकिन अलबत्ता इस जो सेंटर वाला पोर्शन है इसके अंदर सारे 49 प्रोसेस के नाम लिखे हुए हैं, और जो कॉलम बने हुए हैं वो 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं, और जो रोज हैं वो 10 रोज हैं, और वो हैं 10 नॉलेज एरियाज। तो आप ये देख सकते हैं कि हर प्रोसेस जो यहाँ 49 प्रोसेस दिए हुए हैं, एवरी प्रोसेस इज रिलेटेड टू वन नॉलेज एरिया एंड वन प्रोसेस ग्रुप। मतलब अगर ये मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज है ये वाला प्रोसेस, तो आप को पूछे कि ये किस नॉलेज एरिया से ताल्लुक रखता है, तो आप बाईं तरफ जाएं और देखें कि मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज जो है ये इट इज पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप कह सकते हैं कि मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज इंटीग्रेशन का पार्ट है। और प्रोसेस ग्रुप में पूछा जाए तो आप कहीं एग्जीक्यूशन में, तो मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जो है वो मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज है। क्या ये अकेला है? नहीं, एक और भी है, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट पर। तो 2 प्रोसेस इंटीग्रेशन के ऐसे हैं जो एग्जीक्यूशन में है। एक प्रोसेस इनका इनिशिएशन में है, एक प्रोसेस इसका प्लानिंग में है, 2 एग्जीक्यूशन के, 2 मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, और 1 क्लोजिंग में। टोटल 7 प्रोसेस के। इसी तरह अगर आप स्कोप को देखें तो इनिशिएशन में कुछ नहीं है, एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं है, और क्लोजिंग में कुछ, क्लोजिंग में किसी का भी कुछ नहीं, क्लोजिंग में किसी का भी कुछ नहीं। इसका मतलब है कि वो वाहिद नॉलेज एरिया जो हर प्रोसेस ग्रुप में मौजूद है वो इंटीग्रेशन ही है। इंटीग्रेशन का प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, प्लान इनिशिएशन में भी है, प्लानिंग में भी है, एग्जीक्यूशन में 2 हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में भी 2 हैं, क्लोजिंग में 1 है। तो क्या पता चला कि इंटीग्रेशन विल बी एवरीवेयर। पांचों प्रोसेस ग्रुप में इंटीग्रेशन का रोल है। ये तो एक बात होगी, लेकिन इंटीग्रेशन है क्या पता?
जितना भी काम प्रोजेक्ट का हो रहा है उसका ओवरऑल उसको उसको कंबाइन करना, कंपोज करना और कंसोलिडेट करना, ये इंटीग्रेशन का काम है। एंड देयरफॉर ये हार्डकोर प्रोजेक्ट मैनेजर की जाती जिम्मेदारी है। और ये हमने कहा था कि ये वो जिम्मेदारी है जो किसी और को नहीं दी जा सकती। मतलब मैं स्कोप का काम किसी और को दे सकता हूँ, टाइम का किसी और को डेलीगेट कर सकता हूँ, सारे काम मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। एक काम जो मैं किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता वो इंटीग्रेशन। और ये मेरी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये मेरी जाती जिम्मेदारी है कि मैं इंश्योर करूं कि सारे प्लान सिंक्रोनाइज्ड हैं, सारी चीजें जो हैं वो एग्जीक्यूट जब हो रही हैं तो वो सिंक्रोनाइज फैशन में हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि एक चीज जो है वो तो ज्यादा डिटेल में एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरी का कुछ हो ही नहीं रहा। ये भी नहीं हम चाहते। तो वी वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। देन एक बात तो ये क्लियर हो गई कि स्वाय इंटीग्रेशन के कोई भी नॉलेज एरिया ऐसा नहीं है जो पांचों प्रोसेस ग्रुप में पाया जाता हो। एक तो इसी से बात वाजी क्योंकि क्लोजिंग में एक ही प्रोसेस है और वो इंटीग्रेशन का है, बाकी खाने खाली हैं। इसका मतलब हुआ कि नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर अगर आप इनिशिएशन की तरफ देखें तो वहां भी आपको एक वाइड गैप नजर आता है। एक प्रोसेस उसमें इंटीग्रेशन का है और एक प्रोसेस स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का है। बीच में जो 8 नॉलेज एरियाज हैं उनका कोई रोल नहीं है इनिशिएशन के दौरान। आप ये देख सकते हैं कोई रोल नहीं है इनिशिएशन के दौरान। मतलब जो हमने इनिशियली गाड़ी को इग्निशन देना है वो बस चाबी डालनी है और इग्निशन देना है। तो मोटे मोटे काम जो इग्निशन देने के लिए या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, बस उतना ही काम करना है, ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब प्लानिंग में हम आएंगे तो ईच एंड एवरी नॉलेज एरिया इज प्लान इन थॉरो डिटेल। और इसका सबूत क्या है? there are maximum number of processes in planning and every process has got a number of processes. Every knowledge area has a number of processes. कहीं कहीं तो आपको ये देखें स्कोप में प्लानिंग में आपको नजर आ रही है 4, कैजुअल में नजर आ रही है 5 प्रोसेस, 3 कॉस्ट की हैं, बाकी एक एक वाले भी हैं। फिर आपके रिस्क में आ जाती हैं 5 प्रोसेस, बाकी एक एक वाले भी हैं। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रश आपको नजर आता है प्लानिंग में। इसका मतलब है बड़ा थोरो काम है। भले मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा पैसा लगता है या रिसोर्सेज लगते हैं। ये प्लानिंग का काम है, इसमें ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। हर चीज की तफसीली प्लानिंग बनानी है, तो इस वजह से इतने सारे इसके अंदर काम है। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये 24 नंबर बनता है इनका, और इनको हम डिस्कस करेंगे आगे चल। एग्जीक्यूशन में देखिए, एग्जीक्यूशन में हर चीज एग्जीक्यूट हो रही है सवाए 3 चीजों के। 3 खाने खाली हैं, ये 3 स्कोप का, टाइम का और कॉस्ट का। 3 खाने खाली हैं। ये क्या मकसद हुआ? वाई ये 3 खाने क्यों खाली हैं? जब बाकी हर चीज एग्जीक्यूट हो रही है तो स्कोप, टाइम और कॉस्ट तो बड़े जरूरी हैं, वो भी एग्जीक्यूट होने चाहिए। वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो? और अगर मैं थोड़ा सा प्लानिंग में चला जाऊं तो मैं देखूं कि सबसे ज्यादा प्रोसेस जो थे वो तो इन्हीं के थे। स्कोप के 4 प्रोसेस थे, स्केड्यूल के 5 प्रोसेस थे, और क्या कहते हैं कॉस्ट के 3 प्रोसेस थे। इन तीनों के इतनी डेलिब्रेट प्लानिंग की, इतना गौर फिक्र करके प्लान बनाया और एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहे आप। ये क्या चक्कर है? वाई आर यू नॉट एग्जीक्यूटिंग ऑल दीज थिंग्स? ये जनाब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। आसिम बताइएगा कैसा क्यों है? जी आसिम, गौर से जरा इस बात को, पॉइंट को कंसिडर करके जवाब दीजिएगा कि इन 3 चीजों को जब इतना डेलिबरेटली किया जा रहा है, जब वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब वो मेन आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, तो व्हाई आर वी नॉट एग्जीक्यूटिंग स्कोप और टाइम और कॉस्ट? थोड़ा रिपीट करें, व्हाई आर वी नॉट एग्जीक्यूटिंग द
अब ये देखें ना कि ये पूरे एग्जीक्यूशन के अंदर आपको सिर्फ 3 खाने खाली नजर आ रहे हैं। स्कोप के सामने एग्जीक्यूशन जी नहीं है, स्केड्यूल के सामने भी कुछ नहीं है, कॉस्ट जी के सामने भी कुछ नहीं है, इसके अलावा सब कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये 3 चीजें इतनी डेलिबरेटली प्लान हुई थी कि उनमें 4-4, 5-5 प्रोसेस हर एक में मौजूद हैं, जिससे वो जी तफसील में जी प्लानिंग जी कर रहे थे। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की जी बारी जी आई तो ना स्कोप एग्जीक्यूट हुआ, ना टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ना कॉस्ट एग्जीक्यूट हुई। तो ये क्या मजाक है? ऐसा क्यों होता है? मेरा ख्याल है वो एग्जीक्यूशन में वो हो तो रहा है, लेकिन उसको जो अब जो है ना इम्पोर्टेंट ये है कि उसको मॉनिटर और कंट्रोल किया जाए। तो आप देखिए ना वो बराबर वाला जो कॉलम है उसके लॉक कर ली ना, स्कोप भी लॉक कर लिया, स्केड्यूल भी लॉक कर लिया, टाइम फ्रेम के लिहाज से कॉस्ट भी लॉक कर लिए। तो एग्जैक्ट अब जो है एग्जीक्यूशन में हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है। फॉलो करना। और अब वो चीज फॉलो लॉक हुई है, उससे मजीद डिस्कशन चेंजेस फॉलो नहीं कर सकते वो। फॉलो कहाँ से अब हमें होगा? एग्जीक्यूट करना है जो जो हमारी एग्जीक्यूशन से होगा, ये नहीं जो हमने प्लान किया हुआ है पीछे उसको हम अपनी एग्जीक्यूशन के अंदर फॉलो करेंगे और देखेंगे कि मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के जरिए कि हम एज पर प्लान चल रहे हैं या नहीं चल रहे ऐसा है कि हैं। अगर एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो ये जो दूसरी चीजें, क्वालिटी में भी कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, रिसोर्स में भी कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, सब जगह पे कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। ये 3 चीजें ठीक है, मुझे समझ आ गई आपकी बात कि इनको लॉक करके रखा कहाँ है और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट? प्रोजेक्ट मैनेजर। और वो कौन सा काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर वाला? इंटीग्रेशन करता है। ये इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन का काम। इंटीग्रेशन में देखिए 4.3 टॉप पे सबसे पहले वाला, एग्जीक्यूशन के नीचे डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। तो इसके अंदर कंसोलिडेट होके वो तीनों बेस लाइन्स चलेगी जो लॉक की थी ना आपने इंटीग्रेशन के थ्रू, कि वो इन तीनों चीजों को कंसोलिडेटेड हालत में एग्जीक्यूट करे। इसलिए ये अलग अलग एग्जीक्यूट ओके, नहीं होती। ठीक हो गया? अलग अलग नहीं है तभी वो नीचे वाले खाली हैं, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक है इंटीग्रेशन वाला, उसमें उसने इन सबको इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट कर दिया इन तीनों। अभी आगे सुनिएगा, सही हो गया। जी सोचने जी। की बात है। तो कोई राय देगा इसके ऊपर कि ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं होनी? मैंने किसी को बताया भी था वैसे। तो ये क्या आप कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़े जाग जाएं। इसके नंबर, अच्छा ये ऐसा था कि ये जिस क्लास को मैं पढ़ा रहा था वो बिल्कुल अटेंटिव नहीं थे और वो जवाब नहीं दे रहे थे, तो फिर मैंने उनको टेस्ट दे दिया। हम्म, तो वो टेस्ट मैच जो है उसका अच्छा जी। गुजार देता हूँ ताकि अच्छा आगे कर रहे हैं सर का। आपकी बात पे आ जाए सही। वो कैसे मैप होते हैं 5 प्रोसेस ग्रुप्स के साथ? देखिए, प्रोसेसेस तो वही 49 है। आप बेशक इस तरफ से देख लें या उस तरफ से देखें, आप प्रोसेस ग्रुप्स के हिसाब से देखें या नॉलेज एरिया के हिसाब से देखें, काम ने वही करना है जो उसका काम है। बात सिर्फ को लोकेट करने की है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो मैं अभी आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये कि हमें इस बात की समझ आएगी कि हम इधर से जाएं या उधर से जाएं, मसला हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम प्रोसेस ग्रुप के हवाले से बात करें और इसको जब आप समझ आ जाएगी तो आप इसको ट्रांसलेट करना नॉलेज एरिया के हवाले से बहुत आसान है। इस डायग्राम में जो कि आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोसेस ग्रुप्स का आपस का इंटरेक्शन दिखाया गया है। और याद रहे कि सिर्फ प्रोसेस ग्रुप्स का, प्रोसेस अंदर के प्रोसेसेस क्या हैं एटलीस्ट इस डायग्राम में तो उनको डिस्कस नहीं किया। क्या किया है हमने, अगर आप गौर कीजिए डायग्राम के ऊपर, तो ये जो इस तरह का बॉक्स है, राउंडेड कॉर्नर्स वाला बॉक्स, ये हमारे प्रोसेस ग्रुप। सबसे ऊपर इनिशिएशन है, ये वाला प्लानिंग का है, ये नीचे ये एग्जीक्यूशन का है, ये जो लंबा राइट हैंड साइड के ऊपर जो है
ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का बॉक्स है, ये प्रोसेस ग्रुप है, पूरा प्रोसेस ग्रुप मतलब, और ये क्लोजिंग का है। तो आप मुझे कोई बताए इनिशिएशन के प्रोसेस ग्रुप में कितने प्रोसेस हैं? देखते हैं, आपकी मेमोरी चेक करते हैं। हाउ मेनी? जी आसिम बताइएगा। जी आसिम, आवाज आ रही? सर 4 है। आहा, इनिशिएशन में कितनी चीजें थी? गौर करें, मेमोरी ब्लैंक अपना याद करें उसके अंदर। सर अभी तो आज तो आप बड़ा टफ ले रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। अब तो वो थोड़ा बैक करूंगा तो फिर मुझे देखिए, फिर दोबारा रिकॉल करूंगा, तो बैक करें आप। मैंने आपको ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे वहां पे बताया था कि 2 ही प्रोसेस होते हैं इनिशिएशन के, 2 ही प्रोसेस हैं। एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, एक स्टेक होल्डर का प्रोसेस है, याद है सही ना? है, और क्लोजिंग में एक ही ठीक हो प्रोसेस है, क्लोजिंग में एक ही होता है। तो ये दो तो बड़े सिंपल है ना जी, प्लानिंग के सिर्फ 2 प्रोसेस हैं और क्लोजिंग का एक प्रोसेस है। और देखा जाए तो प्लानिंग के कितने थे भला? 24। प्लानिंग के सबसे ज्यादा थे 24, हाँ, सही है। 24 थे, और 10 जो थे एग्जीक्यूशन के थे, और 12 जो मॉनिटरिंग 10 एग्जीक्यूशन के था। किया। तो ये चीज जरा थोड़ी सी ज़हन में रखें। बिल्कुल सर, ठीक हो गया सर। क्लोजिंग का तो एक है ना, हमारा सिर्फ एक ही है। टोटल नंबर क्लोजिंग का एक ही है, क्लोजिंग का एक ही है। सही है, सही है। तो कितने हैं प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस? समवन I guess 7 है शायद। 7 प्लानिंग है सर, प्लानिंग, प्लानिंग में बहुत ज्यादा है जी। एनीवन एल्स? दूसरा सर इसको वर्टिकल देखेंगे या हॉरिजॉन्टल में? वर्टिकल में देखेंगे ना, उसमें सारी थी प्लानिंग। मैं पूछूं, प्लानिंग कुछ भी प्लानिंग है तो वर्टिकली देखेंगे ना फिर जी। दूसरा यूसुफ? 22 22 24 24 सबसे ज्यादा। देखिए 49 में से 24, ऑलमोस्ट 50%, almost 50% processes are in planning. Planning is most heavily loaded. 24 processes. Execution में कितने हैं? Execution में कितने हैं? 10। Monitoring and control में 12, closing में 1। जमा कीजिए, 2 जमा 24 26 जमा 10 36 जमा 12 49 हो। 8, और क्लोजिंग का 1 49। टोटल 49 प्रोसेसेस हैं, लेकिन वो हमें अभी नजर नहीं आ रहे, और ना ही हम अभी इस डिटेल में जाना चाह रहे हैं इस डायग्राम में कि उसके अंदर क्या क्या है। इस वक्त वी विल कंसिडर देम एज ब्लैक बॉक्सेस। हर जो प्रोसेस ग्रुप है उसको हम एक ब्लैक बॉक्स के तौर पर समझते हैं, और हम देखते हैं उसके अंदर क्या जा रहा है उस प्रोसेस ग्रुप में, और उस प्रोसेस ग्रुप से बाहर क्या निकल रहा है। अब जनाब इसके अलावा कुछ और भी बॉक्स मौजूद हैं। एक किस्म के बॉक्स जो हैं वो ये हैं जिनकी दोनों साइडें थोड़ी बड़ी हैं। ये एक्सटर्नल एंटिटीज कह लीजिए आप इसको। ये प्रोसेस ग्रुप तो इंटरनल है ना, ये एक्सटर्नल एंटिटीज हैं। कौन कौन इंटरएक्ट कर रहा है इन प्रोसेसेस के साथ, प्रोसेस ग्रुप्स के साथ? एक एंटिटी तो है जनाब प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर, एक एंटिटी आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, एक आपका कस्टमर, एक आपका कॉन्ट्रैक्टर या सेलर। तो ये इसमें सारे इनकम्पस हो जाते हैं। ये वो एंटिटीज हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। फिर दरमियान में बिल्कुल सेंटर में एक उसने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। ये समझ लीजिए कि एक आर्काइव है जहाँ पे आप कागजात रख रहे हैं, जो कुछ बनाते जा रहे हैं वो यहाँ रखते जा रहे हैं। अब आ जाइए एरोज के ऊपर। यू कैन सी 2 टाइप्स ऑफ एरोज हियर। वन आर इन अ लाइटर शेड, वाइट से नजर आ रहे हैं, और कुछ ग्रेश से एरोज नजर आ रहे हैं। जो व्हाइट वाले एरोज हैं दे शो प्रोसेस ग्रुप टू प्रोसेस ग्रुप इंटरेक्शन। आप बेशक गौर कर लीजिए कि जितने व्हाइट एरोज हैं वो किसी प्रोसेस ग्रुप से निकलता है
किसी और प्रोसेस ग्रुप में घुस जाता है। प्रोसेस ग्रुप टू प्रोसेस ग्रुप जो ट्रेवल करना है वो आपने व्हाइट एरोज के थ्रू करना है। लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल एंटिटी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो ग्रे एरोज के साथ करना है। आई होप ये कन्वेंशन एम्पली क्लियर होगी। अब मैं आपको इसका फ्लो दिखाऊंगा और उससे आप काफी चीजें समझ जाएंगे, और फिर जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे और तफसील में तो वो चीजें आपको बहुत वाजे होकर समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब ये है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बट द ओनली मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होती है कि प्लीज आप थोड़ा गौर से सुने जो बातें हो रही है, बिकॉज फिर वही बात है कि मुझे कि आप कब सो गए हैं और कब जाग गए हैं। ठीक है जी, अभी भी 3 लोग जो है वो कोई और विंडो खोल के बैठे नजर आ रहा है आपको। तो इंटरेस्ट का ये जब लेवल होगा तो मसला तो होगा। एनीवेज, अब जनाब क्या है कि शुरू कौन देगा, हुक्मनामा कौन देगा, गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होती है कि प्लीज आप थोड़ा गौर से सुने जो बातें हो रही है। आई एम सॉरी, बीच में थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है कभी कभी, वो नेट की वजह से आ जाती है। वो रिकॉर्डिंग में आई हुई है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। जी जी जी, नहीं नहीं कोई बात नहीं। बिकॉज फिर वही बात है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप कब सो गए हैं और कब जाग गए हैं। ठीक है जी, अभी भी 3 लोग जो है वो कोई और विंडो खोल के बैठे नजर आ रहा है आपको। इंटरेस्ट का ये जब लेवल होगा तो मसला तो होगा। एनीवेज, अब जनाब क्या है कि प्रोजेक्ट शुरू कैसे हो, इनिशिएट कैसे हो। प्रोजेक्ट को इनिशिएशन के लिए हुक्मनामा चाहिए, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर कौन बनाएगा, कौन देगा, हुक्मनामा कौन देगा? बुनियादी तौर पे ये जो बंदा है, ही इज द पर्सन जो ये हुक्मनामा जारी करता है। प्रोजेक्ट चार्टर का जो ओनर है या जो ऑथर है वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है। अब प्रोजेक्ट स्पॉन्सर साहब प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहे हैं, अभी इन्होंने चार्टर बनाना है, लेकिन इनको कुछ कागजात दिए गए हैं। ये वो कुछ कागजात हैं जो इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले जो कार्रवाइयां प्री प्रोजेक्ट की होती रही हैं उनसे इन चीजों ने जन्म लिया था। ये कोई प्रोजेक्ट स्पॉन्सर ने नहीं बनाई। मैं बड़ा आपको एम्फसिस करके कह रहा हूँ कि ये जो इनपुट साथ लेके आ रहा है, ये ऊपर देखिए बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स लिखा हुआ है। ये चीजें इनका खालिक स्पॉन्सर नहीं है, बल्कि उसको मिली हैं कि ये ले जाओ और इनकी रोशनी में प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन करो और उसको ये चार्टर हुक्मनामा उसको जारी कर दो। तो अब ये जनाब वो 2 चीजें लेके अंदर आ रहा है। ये 2 चीजें क्या है? एक है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और एक है एग्रीमेंट। पहले देखते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या हो। जो भी काम हम करने जा रहे हैं, किसी न किसी ने उसकी फिजिबिलिटी तो बनाई होगी। फिजिबिलिटी क्यों बनती है? इफ देयर इज अ बिजनेस नीड, अगर एक काम को करने की जरूरत हुई ऑर्गेनाइजेशन में तब वो किया जाएगा ना। तो बिजनेस नीड का एग्जिस्ट करना जरूरी है। ऑल्दो इस बात का स्पॉन्सर से या प्रोजेक्ट मैनेजर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वाला अमल जो है ये हमसे पहले हो चुका है। somebody has done the business case, they have created the feasibility and business case. तो बिजनेस नीड वाज एग्जिस्टिंग, नॉर्मली ये बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। तो बिजनेस नीड वाज एग्जिस्टिंग, उसको जस्टिफाई करने के लिए फिजिबिलिटी बनाई गई और अल्टीमेटली जो आपने साबित किया कि ये चीज वाकई सूदमंद रहेगी, तो इसको कहते हैं बिजनेस केस। यू हैव डेवलप्ड, somebody has developed a business case। एक डॉक्यूमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट का तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में तो बिजनेस केस है।
जिसकी बुनियाद पर हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करने लगे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें उसको कहते हैं बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान। अगर आपको याद हो, हमने कुछ बातें की थी बेनिफिट रियलाइजेशन के हवाले से। मैंने ये बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को जब जन्म दिया जाता है, उसको उसके पीछे एक लॉन्ग टर्म आउटकम या बेनिफिट मद्देनजर होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको स्कूल कंस्ट्रक्ट करने को कहा जा रहा है, तो उनको खाली स्कूल नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट के लिए तो बनाना ही मिशन है, लेकिन उनको खाली स्कूल नहीं चाहिए। वो ये स्कूल क्यों बनवा रहे हैं, उसके पीछे तो बिजनेस केस होगा, उसके पीछे तो उसके बेनिफिट्स होंगे। वो चाहते होंगे कि इस इलाके मैंने ये बताया था। एक मिनट में देख लूं कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम तो नहीं चल रहा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं हम कस्टमर उसकी ख्वाहिश के लिए, मतलब ही इज पेइंग अस फॉर डूइंग दिस जॉब, राइट। तो हम जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, जिसने हमसे हमारी सर्विसेज एक्वायर की है, वो मेरा कस्टमर है। तो जो कस्टमर है उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। उसके साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट के सूरत में भी हो सकती है, वो कोई एमओयू भी हो सकता है, वो कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है, कोई भी शक्ल हो। अगर इंटरनल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से ये काम करवाना चाह रहे हैं, तो वो कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, या वो एमओयू भी हो सकता है, कोई भी चीज इस तरह की। तो मतलब कहने का ये है कि सम फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट इज देयर, और अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो ये चीजें हमें मिलेंगी, ये पहले से मौजूद होंगी, एग्जिस्ट करती होंगी, और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर armed with this document enters the project and initiation process group में वो दाखिल होता है। इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में आपको याद होगा दो ही प्रोसेस है। एक जो पहला प्रोसेस है जो स्पॉन्सर की जिम्मेदारी में आता है, वो है कि चार्टर का जारी करना, चार्टर का बनाना और उसको जारी करना। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट जो कि ये साथ लेके आया था, रोशनी में वो बहुत सी चीजें देखता है, बिजनेस केस को स्टडी करता है, कॉन्ट्रैक्ट को देखता है, बाकी सब चीजों को देखता है, और फिर वो एक अथॉरिटेशन के अंदर, ऑल्दो दिस इज वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, लोगों का ये ख्याल होता है कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। दिस इज नॉट अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ना ही ये स्कोप। हाँ, इसके अंदर स्कोप की इंडिकेशन जरूर है कि करना क्या है, बनेगा क्या, क्या होंगे, और क्या कर सकते हैं, टाइम कितना है, तो जो भी बातें हैं। तो इस तरह की मोटी मोटी बातें इसमें होंगी, और वो बातें चार्टर की शक्ल में तैयार की। चार्टर को तैयार करने में वैसे ये स्पॉन्सर की है कि वो खुद ही और वो इशू करे, हुक्मनामा है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजर पहले से एग्जिस्ट करता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि मेरी मदद करो चार्टर बनाने में। लेकिन एक ध्यान में रहे कि भले आप प्रोजेक्ट मैनेजर से चार्टर बनाने में मदद हासिल कर लें, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं रही कि वो चार्टर बनाए। ये जिम्मेदारी चार्टर को लिखने की, बनाने की प्रोजेक्ट स्पॉन्सर ही के अहाते में रहेगी। प्रोजेक्ट मैनेजर कैन हेल्प सपोर्ट, लेकिन देखते हैं ना कि अगर मुझे कहा जाए कि भाई अपने लिए खुद ही हुक्मनामा लिख लो, तो मैं बातें लिखूंगा। एनीवे, चूंकि स्पॉन्सर जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा काम कुछ ही करना पसंद करते हैं, तो वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर से कुछ मदद सीख करते हैं, और किस तरह फिर वो अल्टीमेटली सिग्नेट दिस डॉक्यूमेंट आर द स्टीयरिंग कमेटी। इससे ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या स्टीयरिंग कमेटी एग्जीक्यूटिव होगी, प्रोजेक्ट बोर्ड होगा, जिसको मे बी ये स्पॉन्सर ही हेड कर रहा है। तो या वो बोर्ड
मुश्तरका तौर पे उस पर साइन करता है या वो ऑथराइज कर देते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को साइन कर दें। बट एनीवेज बाकायदा तौर पे जो चार्टर इशू होता है वो स्पॉन्सर के हाथ से होता है और वो प्रोजेक्ट मैनेजर को मिलता है। ये तो हुक्म काम है, उसके ऊपर फोकस अभी नहीं ना कीजिएगा। जो चार्टर को समझ लीजिए, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के साथ डिस्कस कर लीजिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, उसकी बात समझ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। मगर फौरी तौर पे आपने प्लानिंग के ऊपर नहीं सोचना शुरू कर देना चाहिए, अच्छा मैं इसको करूंगा कैसे। इसको हमें थोड़ी अपनी तबीयतों में तहम्मुल लाने की जरूरत है। वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन। अभी अगले की आधी बात सुनी होती है, हम उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। रिक्वायरमेंट अभी पूरी तरह समझ भी नहीं आई, सिर्फ मोटी मोटी बात बताई है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर ने, और मैं कहता हूँ सर मैं बताता हूँ मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। ये है कोई प्लानिंग की बात अभी नहीं करनी, बल्कि अक्लमंदी का तकाजा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल स्टेक होल्डर्स whom you may have to interact for this project. कोई असरअंदाज हो सकते हैं किसी वजह से, किसी तरह से, क्या प्रोजेक्ट उनके ऊपर असर डाल सकता है। ऐसे तमाम लोग इस बात को भूल जाएं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन इंटरनल है कौन एक्सटर्नल है, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। ट्राई टू आइडेंटिफाई एज मेनी स्टेक होल्डर्स एज पॉसिबल। हालात तो वाकयात तो ऐसे हैं, और ये तो नहीं हो सकता जैसे आप कह रहे हैं तुम, और उसकी दूसरे स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी जगह ही है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर इज आल्सो अ जॉब। आसिम बीच में कोई डिस्टरबेंस आई थी? आई मीन आप डिस्कनेक्ट हो जी गए सर, थे? पहले वीडियो रुक गई थी और फिर उसके बाद नहीं मैं तो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, तो आप ये आवाज आना बंद हो गई थी, वीडियो रुक गई। अच्छा ओके। ये सर में दो प्रॉब्लम्स हो रहे फिर हैं, एक करंट कनेक्शन जो है वो भी प्रॉब्लम कर रहा है, और पहले भी जी 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 जी, हाँ वो वाला भी होगा। नहीं कोई बात नहीं सर, चलें। मैं आगे चलता हूँ। जी जी इनिशिएशन के दो ही प्रोसेस हैं, एक चार्टर को बनाना और दूसरा स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना। नतीजतन हमारे पास जो प्लानिंग में चीजें आके रिसीव होती हैं उसमें ये दोनों चार्टर भी आ गया और स्टेक होल्डर का रजिस्टर भी आ गया अलॉन्ग विद द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये तो थे व्हाइट वाले एरो। पीछे से क्या क्या चीजें मिल रही थी, स्पॉन्सर जो चीजें लेके आया था वो तो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट थे। इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिसीव हुए। और अगर आपको याद हो जो हमने सेकंड चैप्टर में इन दोनों चीजों को बहुत तफसील में पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि 49 प्रोसेस है ना, ऑलमोस्ट एवरी प्रोसेस विल हैव दीस टू थिंग्स एज विद एन एक्सेप्शन ऑफ वेरी फ्यू। एक दो ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें शायद आपको इनकी जरूरत ना पड़ती हो, वरना 49 के 49 प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रिक्वायर दिस एज both of these. So whatever processes are there in initiation, उनको ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। जब आप चार्टर बना रहे हैं तब ये दोनों चीजें चाहिए होंगी, और जब आप एक को आइडेंटिफाई करें। सॉरी साहब, 5 मिनट दे दें, अगर 5 से 10 मिनट नमाज मगरिब बिल्कुल फिर मैं रिज्यूम कर लेता हूँ। ब्रेक की। थैंक यू। ये दीजिए। ये दोनों चीजें मुख्तलिफ पर्पस सर्व करेंगी हर प्रोसेस के लिए। मिसाल के तौर पे चार्टर बनाने के लिए मुझे अगर कोई ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो चार्टर बनाने के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। अगर कोई डायरेक्शन अवेलेबल है, कोई पॉलिसी अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट में, या पुराने लेसन लर्न्ड है, या कोई फॉर्मेट बना हुआ है, टेम्पलेट है जिसको मैंने फॉलो करके चार्टर बनाना है, तो मैं
को इस्तेमाल करूंगा। तो ये इन चीजों की इसलिए जरूरत है। इसी तरह जब मैं स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो स्टेक होल्डर के रजिस्टर का भी फॉर्मेट होगा, कोई इसकी गाइडलाइन होगी, कोई और इंस्ट्रक्शन होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन होंगी, कोई कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो वो चीजें जो है मुझे इधर से देखनी पड़ेंगी। इस वजह से मुझे ये दोनों चीजें हर जगह रिक्वायर्ड। खैर जी, तो ये बात होगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितने भी एरो इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप के अंदर जा रहे हैं या आ रहे हैं, हमने सबकी बात कर दी एक्सेप्ट ये दो, एक ये एरो और एक ये एरो। एक एरो है जो ऊपर से नीचे की तरफ चला जा रहा है और जो एग्जीक्यूशन तक जाता है, इस पे लिखा हुआ है रिसोर्स कैलेंडर, और एग्जीक्यूशन तक भी जाता है और फिर यहाँ से वापस ऊपर प्लानिंग के अंदर भी आ रहा है। लेकिन ओरिजिनेट ये हो रहा है इनिशिएशन। रिसोर्स कैलेंडर वो कैलेंडर होता है कि जो आपके मुख्तलिफ रिसोर्सेज, भले वो इंसानी रिसोर्स हैं या चीजें हैं, कि ये इनकी अवेलेबिलिटी कब कब होगी। एक बंदा है, वो हमें चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर, वो बंदा कब फारिग है काम करने के लिए प्रोजेक्ट का, वो जिन तारीखों में अवेलेबल है, ये उस रिसोर्स का कैलेंडर है। इसका मतलब है कि मैं उस रिसोर्स को उन्हीं औकात में इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके अलावा नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये रिसोर्स कैलेंडर। अब रिसोर्स कैलेंडर ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, ये क्या कहानी है? तो इसमें मैं आपको सिर्फ इतना समझा दूं कि जब जब कोई रिसोर्स मोबिलाइज होगा तब तब रिसोर्स कैलेंडर उसका बनता रहेगा। ऑल्दो जो मेजर चंक ऑफ रिसोर्सेज हैं वो तो एग्जीक्यूशन के दौरान मोबिलाइज होने हैं, लेकिन इनिशिएशन के वक्त भी प्रोजेक्ट मैनेजर तो नॉमिनेट हो गया हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक रिसोर्स है। तो कहने का मकसद ये है कि एक भी रिसोर्स जब मोबिलाइज हो गया तो उसका रिसोर्स कैलेंडर तो अवेलेबल हो गया। रिसोर्स कैलेंडर तभी अवेलेबल होता है जब कोई रिसोर्स ऑन बोर्ड आ जाता है। जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं आता तब तक वो आम ख्याल है, हमारा अंदाजा है कि ये रिसोर्स हमें इस टाइम पे मिल जाएगा, इतनी देर के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली जब वो बंदा हायर होगा तब वो बताएगा कि मैं फारिग होकर नहीं हूँ। इसलिए असल में जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप है, ये वो मौका है, ये वो जगह है जहाँ रिसोर्स कैलेंडर एक्चुअली फॉर्म होते हैं। लेकिन प्लानिंग में हम रिसोर्स कैलेंडर एज्यूम करते हैं। हम कहते हैं जी इतने बंदे होंगे और ये इतना काम कर लेंगे, इतने घंटे होंगे। तो रिसोर्स कैलेंडर तो नहीं होता, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि हमें इस तरह का रिसोर्स मिल जाएगा और इस तरह से अवेलेबल होगा। लेकिन असल हकीकत तभी पता चलती है जब हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं। जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं और एक्चुअल रिसोर्स का कैलेंडर पता चलता है तो उसकी रोशनी में वापस प्लानिंग में आके हम रिसोर्स कैलेंडर अपडेट करते हैं और अपना प्लान अपडेट करते हैं। ठीक है जी, ये रिसोर्स कैलेंडर की कहानी होगी। आखिरी एक चीज, जो एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है इनिशिएशन को, ये वाला है ऊपर जा रहा है इनिशिएशन की तरफ, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट। ये क्यों जा रहा है मैं आपको वाज़ेह करूं। ये जो प्रोजेक्ट हमने करना है, प्लानिंग के अंदर हम बहुत कुछ करेंगे, वहां हम ये भी डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में से कौन कौन सी चीज या कौन कौन सा पोर्शन ऑफ वर्क हम खुद नहीं कर सकते और हमें इसको आउटसोर्स करना पड़ेगा, सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब फैसला तो प्लानिंग के अंदर हुआ कि कौन कौन सा पोर्शन ऑफ वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब वो फैसला होगा तो फिर उसके प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट बनेंगे, RFP या कोटेशन, जो भी ज़ाब्ता बनना है। जब वो बनेंगे तो नीड राइज होगी कॉन्ट्रैक्टर की। अब कॉन्ट्रैक्टर को तो हम देख लेंगे जब वो बिड करेगा, लेकिन मुझे अभी से कम प्लानिंग के वक्त ये अंदाजा होना चाहिए कि कौन कौन लोग एक्सपेक्टेड बिडर्स हो सकते हैं। तो ये वो हमारे स्टेक होल्डर होंगे ना। तो चूंकि अभी तक जो स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हुए हैं, उस वक्त हमें इस बात का नहीं पता था कि हम क्या बाहर से करवाना चाहते हैं। चूं ही हमें ये बात पता चली प्लानिंग के दौरान, हमने प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट भेज दिए इनिशिएशन को। इनिशिएशन में जो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर का प्रोसेस था, उसने उसकी रोशनी में इन जो कहते हैं एक्सपेक्टेड बिडर्स जो हैं, इनको भी, इनकी भी आइडेंटिफिकेशन कर ली और उनके नाम भी स्टेक होल्डर रजिस्टर में डाल दिए। ये पर्पस, इनिशिएशन का काम हो गया जी खत्म।
एनी क्वेश्चंस एज फार एज इनिशिएशन इज कंसर्न? सारे एरो जो इनिशिएशन के अंदर जा रहे हैं या इससे निकल रहे हैं, मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर। कोई चीज ना समझ आई हो तो मुझे बताइए। जी आसिम, ये इनिशिएशन की हद तक जी क्लियर है? नहीं नहीं सर, क्लियर है। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली। मैं यही आपसे बोलना चाह रहा था बिल्कुल कि आई थिंक इट्स अ कोर, ये सारी चीजें हैं सर। अब एरो जो है अगर दोनों साइड के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उस जो प्रोसेस की वो प्रोसेस बोथ वेज चल रहा है ना। उसके यहाँ से भी इनपुट और उसका वहां से भी उसका जो फीडबैक है या एक लूप बैक जो है ना, वो आपसी इनिशियल वाले पे आके लिंक कर रहा है, ऐसे ही है ना। उसको कहते हैं अपडेशन। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके जो प्लानिंग से आ जी रहा है जी वो वन वे एरो है, क्योंकि प्लानिंग से डॉक्यूमेंट सही है, क्रिएट होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल एग्जीक्यूशन के पास जाते हैं, एग्जीक्यूशन उसमें एग्जीक्यूट करता है, उसको अपडेट भी कर सकता है, कुछ चीज में करेक्ट भी कर सकता है। इसी तरह मॉनिटरिंग एंड बिल्कुल कंट्रोल सही है, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को उठाता है और इन्हीं को अपडेट भी कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये इस और ये नहीं जैसे सर अब जी जी, एक बात इधर और मैं बताता चलूं आपको कि ये जो एरोज का डायरेक्शन है या इसका टू वे साइडेड जो चीज शो होती है, वो एक्सप्लिसिट नहीं होती। उसका मतलब ये है कि यहाँ से वहां कोई चीज जा रही है, ज्यादातर चीजें यहाँ से वहां जा हम्म रही हैं। अगर वन वे एरो है हम्म तो इसका मतलब ये होता है कि ज्यादातर चीजें यहाँ से वहां जा रही हैं, लेकिन कोई एक आध चीज वहां से यहाँ भी आ सकती है इसी पाथ के ऊपर चल के। तो जो ठीक है, डोमिनेटिंग डायरेक्शन सही होता है, है, जो डोमिनेटिंग डायरेक्शन होता है, उसकी तरफ एरो जा रहा होता है। ओके सही हो गया जहाँ सर। टू वे एरो है, इसका मतलब है कि काफी चीजें जा रही हैं और आ भी रही हैं। आ भी रही हैं, और अगर बहुत ही मिनिमल सा कोई लूप बैक हो रहा है तो उसको फिर हम नहीं रखते, हम सिर्फ यही दिखाएंगे कि जहां जा रहा है वहीं है। हाँ, छोटे मोटे एरो तो दिखाए नहीं है ना, नहीं तो ये इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम, बिल्कुल सही बात है। ये इतना जी जी कॉम्प्लेक्स जी, जो डायग्राम। समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा अक्लमंदी के साथ बनाया गया है, और मतलब मोटी मोटी चीजें कौन सी, और अगर आप गौर करें। वरना तो वो सिर्फ एरो वाली डायग्राम हो जाती, क्योंकि हर प्रोसेस जो है वो दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह लिंक तो होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन सही बात है, हमें ये देखना है कि मेजोरिटी क्या है, मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिटिकल अपडेशन क्या है, तो उसके लिहाज से फिर हम इसको बता रहे हैं। लेकिन इतने 49 प्रोसेसेस हैं, उसमें इतने सारे इनपुट हैं, इतने सारे आउटपुट हैं, इतने सारे टूल्स हैं। जी जी अब वो सारे तो यहाँ नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो चीज यहाँ आपको नजर आ रही है वो असल कहानी है। ये मेजर इनपुट्स सही आउटपुट्स हैं सारे। और अगर आपको ये चार्ट समझ आ गया तो समझ लें 10 के 10 नॉलेज एरिया आपको समझ आ गए। अब जब आप सही है, नॉलेज सही है। एरिया पढ़ रहे होंगे तो ये चार्ट आपके दिमाग में बैक में ब्लिंक कर रहा होगा, और आपको समझना इतना जी आसान जी हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि इंपॉर्टेंस आपको पता होगी किस बात की। चार्टर की इंपॉर्टेंस है, चार्टर के साथ एक आध चीज और भी जी, आउटपुट में निकलती है। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट की assumptions निकलती हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर। सही, तो वो उस वक्त हम पढ़ेंगे ठीक जरूर, हो गया। लेकिन हमें ये पता है कि मेजर मेजर क्या चीजें इधर से उधर जा रही हैं और कहानी असल में क्या है। नहीं एग्रीड सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये डायग्राम जो है ये किताब में नहीं है, ये सही। फोर्थ एडिशन में फिफ्थ ये एडिशन में तक होता था, अच्छा, लेकिन फिर ये मैंने सिक्स एडिशन के लिए मैंने खुद इसे डेवलप किया है, अपडेट किया है। ओहो, तो काफी मेहनत वाली चीज है। हाँ जी बिल्कुल, मगर ये कि इससे बिल्कुल क्लियर हो जाती है, पिक्चर क्लियर हो जाती है सारी की सारी। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे सुनिए जी। जी 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 सर। जी ना, यार जितना जोर लगा के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी उसका 1/10 जोर लगा के कम से कम क्वेश्चन पूछे, मुझे खुशी होगी कि कोई सुन भी रहा है। जी जनाब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि हर बात समझ आ रही है। आर यू देव? जी जनाब, आपको एक प्रोजेक्ट पे किसी ने नॉमिनेट कर दिया, और जब नॉमिनेट किया तो आपने बताया भाई मैं तो सिर्फ 3 से 6 बजे अवेलेबल हूँ, इस स्लॉट में मेरे इस्तेमाल करना है कर दो, बाकी तो मैं मसरूफ हूँ।
तो वो फिर आपका रिसोर्स कैलेंडर होगा पीछे, और उन्होंने जब भी कोई आपके लिए काम देना होगा तो वो 3 से चाहिए दें। ये है जी रिसोर्स कैलेंडर। तो रिसोर्स कैलेंडर हमें एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि क्या होना चाहिए, लेकिन असल में होता वो नहीं है जो होना चाहिए, होता वो है जो होता है, जो फैक्ट है, जो हकीकत है, कौन सा रिसोर्स कितनी देर के लिए अवेलेबल हुआ है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपके एक गाड़ी है या एक बुलडोजर है, आपके पास बुलडोजर का भी रिसोर्स कैलेंडर है। उसकी इंस्ट्रक्शन बुक में लिखा हुआ है कि इसको हर हफ्ते में आपने 24 घंटे के लिए इसकी मेंटेनेंस करनी है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपको 24 आवर्स अ डे समाप्त नहीं सकते, आपको हफ्ते में एक दफा उसे ब्रेक देनी पड़ेगी और उसकी ये मेंटेनेंस है वो करवानी पड़ेगी। तो इस तरीके के साथ आपके जो जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनका भी कैलेंडर है। या फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है जो आपको पता है कि हमारे प्रोजेक्ट को सिर्फ दिन में 8 घंटे के लिए मिली है और सिर्फ 3 दिन के लिए मिली है, उस मशीन से जो काम कराने हैं उन 3 दिनों में करा लें, उन 8 घंटों के अंदर 24 आवर्स। तो ये बात है, ये हो गया रिसोर्स कैलेंडर के हवाले से। मैं आगे चलता हूँ प्लानिंग के ऊपर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। प्लानिंग के अंदर अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या एरो इन हो रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट चार्ट आ रहे हैं, वेरी फाइन, वी अंडरस्टैंड कहाँ से आ रहे हैं। स्टेक होल्डर रजिस्टर वगैरह आ रहे हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसके अलावा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, ये देखिए ये वाला एरो यहाँ पे देखिए आप, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट और एंटरप्राइज नॉन प्रोडक्टर इसको मिल रहे हैं। प्लानिंग में है क्या? प्लानिंग में है क्या? हाउ मेनी प्रोसेस आर देयर? देयर आर 24 processes. So all of those 24 processes would be requiring organizational process assets and enterprise environment. तो ये एरो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो चीजें यहाँ से आए। उसके बाद एक निचले वाले एरो को देखें, ये कहाँ से आया? ये जनाब 2 जगहों पे आ रहा है मिलके। ये 2 जगह कौन सी है? एक तो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और एक मेरा कस्टमर है, और दरमियान में लिखा हुआ टीमिंग एग्रीमेंट्स, मतलब ऐसे काम जो हमने और कस्टमर ने आपस में इत्तेफाक से करने हैं, इकट्ठे करने हैं, उनकी क्या कंडीशन है, टीमिंग एग्रीमेंट की क्या कंडीशन है कि जनाब इतने घंटे वो बैठेगा और ये होगा और वो होगा। जो भी टीमिंग एग्रीमेंट हमारा हुआ है वो मिलना चाहिए प्लानिंग को, ताकि उसके मुताबिक वो चीजों को प्लान कर सके। उसके बाद कस्टमर से जो मुझे एक एरो आ रहा है वो है रिक्वायरमेंट्स कस्टमर। आई डू एग्री कि जो मुझे बिजनेस केस मिला हुआ है या जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मिला है उसके अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट मौजूद है, लेकिन आई विल कंफर्म द रिक्वायरमेंट नॉट ओनली फ्रॉम द कस्टमर बट इवन फ्रॉम अदर स्टेक। तो ये वाला एरो जो है ना, ये वाला है, ये वाला चला जा रहा है, ये चीज दे रहा है। इसके बाद रिसोर्स कैलेंडर वाली बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये वाला एरो तो क्लियर हो चुका है। तो अभी इस तरफ के सारे एरो हमने भुगता दिए, ये भी हमने भुगता दिया, ये भी भुगता दिया। अब हमारा एक एरो नीचे जा रहा है और ये 2 लाइनें इधर से निकल रही हैं, 2 नहीं है 3 है। ये देखें कहाँ जा रही है, हाँ एक एरो ये भी जा रहा है। पहली बात तो ये कि नीचे क्या जा रहा है, नीचे क्या जा रहा है। प्लानिंग के दौरान जो 24 प्रोसेस हैं वो जो भी काम करेंगे उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आर्काइव में जमा कराएंगे। एक बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, प्लानिंग में जो 24 प्रोसेस जो भी कुछ करेंगे उससे एक कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनेगा जो कि रिक्वायर्ड होगा एग्जीक्यूशन के हर प्रोसेस को, ताकि उसके मुताबिक एग्जीक्यूट किया जा सके, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के हर प्रोसेस को ताकि उसके मुताबिक वो मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सके, और क्लोजिंग के हर प्रोसेस को ताकि उसके मुताबिक तो क्लोज किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि
अब के बाद आने वाली हर प्रोसेस को इसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन हो रही है तो भी हर प्रोसेस को पता होना चाहिए प्लान क्या था। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो रहा है तो भी हर प्रोसेस को पता होना चाहिए कि प्लान क्या था। और क्लोजिंग के वक्त भी हम इंश्योर करते हैं कि जो प्लान में था वो सब हो गया। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये एक ही लाइन जो ये इधर से निकल रही है, आप देखते हैं कि ये यही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, अगर इसको मैं इधर नीचे की तरफ गई हूँ गई एग्जीक्यूशन की तरफ, और अगर मैं और नीचे की तरफ चला जाऊं तो ये गई क्लोजिंग की तरफ। तो 3 डायमेंशन में, या इन अदर वर्ड 3 प्रोसेस ग्रुप्स को ये इनपुट जा रही है। और ये 3 को नहीं जा रही, ये उनके अंदर पाई जाने वाली हर प्रोसेस को जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर सारी प्रोसेसेस को ही इनपुट होते हैं, इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनने के बाद वाली सारी प्रोसेसेस को इनपुट हो गई हो। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसके बाद एक एरो बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ जा रहा है एग्जीक्यूशन। इसके ऊपर लिखा हुआ है मेक आर बाय डिसीजन, और साथ लिखा हुआ है सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये असल में वो दुकान है जहां से ये प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट बन के आए हैं, जिसको हमने ऊपर भेजा है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कॉन्ट्रैक्टर्स को। प्लानिंग के दौरान जब हम अपने काम को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि यार क्या क्या काम करना है, तो जो करने वाले कामों में से कुछ काम ऐसे होंगे जो हम खुद कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे होंगे जो हम खुद नहीं कर सकते। ना करने की 3 वजूहत हो सकती हैं। या तो वो काम हमें करना आता ना हो, मतलब वी आर नॉट कैपेबल टू डू दैट, वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट जॉब। तो हम कहते हैं अच्छा फिर किसी को हायर कर लेते हैं, किसी को आउटसोर्स कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, कोई बंदा जो इसका माहिर हो तो ये काम करते हैं। दूसरा सिनेरियो होता है कि कैपेबल तो हम होते हैं, काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे हम एक कंस्ट्रक्शन फर्म है और एक कंप्यूटर रूम बनाना, हमारे पास लोग हैं आईटी वाले, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो लोग हैं हमारे पास, लेकिन वो उतने ही लोग हैं जो हमारे काम के लिए काफी है। अगर एक प्रोजेक्ट में अच्छा खासा कोई डायमेंशन आईटी का आ जाता है तो कर तो हम आता तो है हमारे बंदों को काम करना, लेकिन वो काम इतना बड़ा है, मुझे तो उससे 4 गुना ज्यादा बंदे चाहिए, तो ये वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इनकी कैपेसिटी, अगर आपकी कैपेसिटी ना हो तब भी हम फैसला करते हैं कि ये काम बाहर से करवा लेना चाहिए, किसी की सर्विसेज हायर करने, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें। और तीसरा सिनेरियो इसमें ये होता है कि हो सकता है कैपेबिलिटी भी हो हमारे पास और कैपेसिटी भी हो, लेकिन काम बड़ा रिस्की है, बहुत सेंसिटिव काम है, गलती होने का बहुत ज्यादा चांस है, और अगर गलती बराबर भी होगी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम ऐसा रिस्क लेना पसंद ही नहीं करते। हम कहते हैं जो रिस्क के माहिरीन हैं वो जाने और उनका काम। तो मैं ये किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी को हायर करूंगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, और उसे कहूंगा कि यार आप हमारे लिए ये काम करते हैं। वो कहेगा सर ये तो बड़ा रिस्की काम है, मैं तो ज्यादा पैसे लूंगा। आप कहेंगे अच्छा ठीक है तुम ले लो। मतलब जैसे आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, इस तरह आप ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा ज्यादा पे करें। लेकिन याद रहे कि अगर इंश्योरेंस के केस में आपकी वफात हो जाए तो उनको हैंडसम अमाउंट आपकी फैमिली को पे करनी है, इतनी तो आपने उनको पे नहीं की। एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टर का भी यही है कि उसने पैसे तो थोड़े ज्यादा लिए हैं, लेकिन अगर वो रिस्क अक्सर हो गया और कोई नुकसान हुआ तो वो उसका बेबी है, वो जाने और उसका काम। मैं तो उसको प्रीमियम दे रहा हूँ, मैं तो उसको ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, अब वो बुक। तो रिस्क ट्रांसफर करने का ये एक जरिया बनता है। तो ये वो 3 सिचुएशन है। खैर, अब जब हम अपने रिव्यू करते हैं प्लानिंग में बैठ के कि कौन से काम हमने खुद करने हैं कौन से नहीं करने, इस डिसीजन को, इस प्रोसेस को, इसको कहते हैं मेक और बाय एनालिसिस।
जिसके नतीजे में एक मेक और बाय डिसीजन निकलता है, जिससे पता चलता है कि कौन कौन सा काम हमने खुद नहीं करना, और फिर वो काम जो हमने नहीं करने और बाहर से करवाने हैं उनके लिए हम बाकायदा, हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होगा, कोई तरीकाकार होगा, उसके तहत हम उसका सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया डेवलप करते हैं कि जनाब जो लोग बिड करेंगे उनके कितने नंबर होंगे, कैसे उनको चेक किया जाएगा, कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे सिलेक्शन होगी, कैसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, ये पूरा सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि हम प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी वगैरह से निकालते हैं। और प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर RFP, RFI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, और वही डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर भेजे थे, ये ऊपर जो जा रहे हैं प्लानिंग से हमने ऊपर भेजे थे, ताकि जो इनिशिएशन वाला है वो वहां स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने में उसको मदद मिले। ये कहानी खत्म हो गई। अब हम आ जाते हैं एग्जीक्यूशन के ऊपर। प्लानिंग की हद तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन प्लानिंग के हद तक? जी जनाब आसिम, कोई प्लानिंग की हद तक सारे एरोज क्लियर हो गए आपको? सर क्लियर तो है बिल्कुल, देख रहा हूँ उसको, बस मेमोराइज करना है सही से। इस चार्ट को समझना है इसको, क्लियर तो है। इस चार्ट को बार बार देखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद ये चीजें फॉल इन प्लेस होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल सही बात। तो एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं जी। प्लानिंग के सारे एरो कवर हो गए हैं या कोई रह गया? क्यों जी, मैं कोई एरो नहीं छोड़ूंगा। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 49 प्रोसेसेस आपको समझ लीजिए कि उनकी बुनियाद बन गई। अब आपको मुश्किल नहीं होगी उन 49 प्रोसेसेस को समझने, और आपको ज्यादा रट्टे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। हर प्रोसेस में लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, हर एक के साथ आप रट्टे लगाते कर रहे हो। जरूरत ही नहीं है रट्टे लगाने की, आपको पता है हर जगह जाता है प्रोजेक्ट है, पता है आपको, क्या जरूरत है इन चीजों को रखने की, इनका लॉजिक समझ। जी जनाब, कोई तसल्ली हुई? एग्जीक्यूशन में आ जाइए अगर जहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो। एग्जीक्यूशन को क्या मिला? जो कुछ आपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में जमा करवाया हुआ है, एग्जीक्यूशन इज एट लिबर्टी टू पिक अप एनी डॉक्यूमेंट एंड यूज इट। एक दूसरा, हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान मिला हुआ है, लाजमी बात है एग्जीक्यूशन के हर प्रोसेस में इस्तेमाल होगा वो। इसके अलावा हमें प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप से मेक और बाय डिसीजन और सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया मिला हुआ है, ये भी ठीक हो गया। और रिसोर्स कैलेंडर भी हमें मिला हुआ है। इसके अलावा और क्या है? अब ये एक एरो, ये वाला देखिए कहां से आ रहा है। ये आ रहा है जनाब मेरी वही ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एसेट और एंटरप्राइज फैक्टर आर आल्सो बीइंग इनपुट इनटू एग्जीक्यूशन। ये एरो हो गया, ये एरो हो गया, ये एरो हो गया, ये एरो हो गया। अब ये वाले एरो रह गए। पहले हम ये इसको देख लेते हैं, सेलर के साथ ये दो एरो लगे हुए, एक आ रहा है और एक जा रहा है। ये एरो क्या कर रही है? ये हम ठेकेदार सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने बिड मांगी, उसने प्रपोजल दे दी, प्रपोजल हमने एवेलुएट की, फर्ज करें इसको सिलेक्ट कर लिया, हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। ये वो प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ द बिडर। तो इससे हमें एग्जीक्यूशन के दौरान जब जहां जहां किसी कॉन्ट्रैक्ट को देने की जरूरत है, सिर्फ उसी वक्त जस्ट इन टाइम वी अवार्ड दी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम प्लानिंग में नहीं देके बैठ जाते, प्लानिंग में हम सिर्फ प्लान करते हैं कॉन्ट्रैक्ट दिया कैसे जाए, लेकिन असल प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट देने का उस वक्त शुरू होता है जिस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को अमली तौर पर शुरू होता है। मिसाल के तौर पे ये प्रोजेक्ट हमारा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, और एक काम जो मैंने आउटसोर्स करना है वो शुरू होना जून में, तो मैं अभी से कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं करके बैठता। डॉक्यूमेंट सारे बनाए हुए हैं, प्रोक्योरमेंट के सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, सारे सारे डॉक्यूमेंट मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं। EOI बनाई है, RFP बनाई हुई है, प्रोसीजर बनाए हुए, सोशल क्राइटेरिया बनाया हुआ है, सब कुछ बना के तैयार करके रखते हैं। लेकिन अगर जून में वो कॉन्ट्रैक्ट लेना है और मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का प्रोसेस जो पूरा है
वो 2 महीने लेता है। तो मैं अप्रैल के एंड तक अखबार में इश्तिहार दे दूं ताकि 2 महीने के अंदर वो सिलेक्ट हो जाए और जून में आके वो काम शुरू कर दे। इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन के अंदर ये एक्चुअल हायरिंग हो रही होती है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब जनाब आगे आ जाए। आगे हमारा एक एरो जा रहा है, एक मिनट के लिए वीडियो रुकिएगा। वापस आ रहा है मॉनिटरिंग कंट्रोल से। जी जी जी, बोलिए बोलिए। कोई सवाल नहीं, बस मैं पॉइंट सिर्फ ये कह रहा था, ये जो आपने कहा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट का भी कि ये बिल्कुल इसमें लीड टाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम उसको पहले से फोर्सी ना करें ना और बिल्कुल प्लान टाइम पे ही करें तो वो इसके अपने लीड टाइम्स 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे प्रोक्योरमेंट का अलग डिपार्टमेंट है। अगर हम उनको पहले से ना बताए ना, उनके अपने वर्किंग के टाइम है 6 महीने के, तो हमारी पूरे प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइंस होती है ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब उनको स्केड्यूल में शामिल करना पड़ेगा, उनके लीड टाइम्स को भी बिल्कुल आपके स्केड्यूल का पार्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, बस मैंने कहा ये मैंने एक पॉइंट ऐसा क्लिक किया तो इसलिए आपको रोका सर। इसको प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। ये आखिरी एरो है जो हमारे इंटरेक्शन समझना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता क्या है। मैं सिर्फ पहले तुमको डिफाइन कर दूं कि जा रहे हैं। जब एग्जीक्यूशन में प्लान के मुताबिक काम होगा तो कोई डिलीवरेबल तो बनेगा, अच्छा बने गलत बनेगा तो डिलीवरेबल तो बनेगा। तो डिलीवरेबल जो है वो भेजा जाएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को ताकि वो उसको चेक कर लें। उसके अलावा अगर काम करने के दौरान हमें लगे कि प्लानिंग में कोई फ्लॉ है और ये ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर हम चेंज रिक्वेस्ट करने के जिम्मेदार हैं। हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को भेजेंगे कि जनाब हमारे ख्याल में ये काम ऐसे होना चाहिए और ये एमरजेंट रिक्वायरमेंट है, जल्दी फैसला करके भेजें क्योंकि ये काम हो नहीं पा रहा, हम रुक गए। एग्जीक्यूशन के जो चेंज रिक्वेस्ट होती है वो अमूमन एमरजेंट नेचर की, लेकिन चेंज रिक्वेस्ट का खाली वाहिद जरिया एग्जीक्यूशन नहीं है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जब डाटा आता है तो बहुत से एनालिसिस किए जाते हैं जिसके नतीजे में बहुत सारी चेंज रिक्वेस्ट जनरेट होने का चांस होता है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल क्लासिकली एग्जीक्यूशन काम करने के दौरान मुझे किसी प्लानिंग के फ्लॉ का पता चला तो मैंने फौरन चेंज रिक्वेस्ट मूव कर दी। तो ये चेंज रिक्वेस्ट एग्जीक्यूशन से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है, एक तो है ना डिलीवरेबल बना, डिलीवरेबल तो आम है ना। अब दरख्त भी तो गिनते हैं ना, जिन दरख्तों पे आम लगे हैं, पता चले आम बाजार से खरीद के पेटी आपने डिलीवर करा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो पेटी डिलीवर करा रहे हैं, जो आम डिलीवर कर रहे हैं, उनको उनका काम भी बताएं कि कैसे हुआ। तो वर्क की परफॉर्मेंस का डाटा जो है एग्जीक्यूशन में जैसे जैसे जनरेट होता जाएगा वैसे वैसे वो भी भेजा जाएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को। और यहाँ बहुत से प्रोसेस बैठे हुए होंगे जो बैठ के काम ही ये कर रहे हैं कि वो इसका एनालिसिस कर, इसका डाटा क्रंच कर। तो ये जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है ये उस एनालिसिस की बुनियाद बनेगा। इसके अलावा ये जो हमने बिडर सिलेक्ट कर लिया था ठेकेदारी के लिए, अब वो उसके ऊपर नजर भी तो रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट और वो बिडर का नाम पता ये भी भिजवा देंगे हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को ताकि प्रोक्योरमेंट की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होती रहे। अच्छा जी, ये तो जो चीजें जो हमने भेज दी। अब आ जाइए आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के ऊपर। शुरू से ऊपर से देखना शुरू कीजिए। पहला एरो जो इसमें आ रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एसेट और एनवायरमेंटल, ये एरो है। दूसरा एरो जो आ रहा है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। मेरा ख्याल है ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला हस्बे जरूरत प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स ले भी सकता है, अपडेट भी कर सकता है। एग्जीक्यूशन का भी यही था। तो 2 वे एरो है कि ये उन किसी भी डॉक्यूमेंट को उठा सकता है, उसको अमेंड करके वापस रख सकता है या फिर इस्तेमाल कर सकता है। ये हो गया ये वाला एरो। अब आखिरी एक ही एरो है जो इसके अंदर जा रहा है, वो ये था एग्जीक्यूशन वाला, जिसके अंदर डिलीवरेबल, चेंज रिक्वेस्ट, वर्क परफॉर्मेंस डाटा और सिलेक्टेड सेलर वगैरह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को मिल गए। अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के पास है 12 प्रोसेस। 12 प्रोसेस में से इंटीग्रेशन के 2 प्रोसेस,
एक का काम है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, मतलब ये इंचार्ज है एनालिसिस, और दूसरा है कि सारी चेंज रिक्वेस्टों को हैंडल करना, ये चेंज का कंट्रोल इसके पास है। ये दो अलग अलग प्रोसेस है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर। इंटीग्रेशन, ठीक है जी, एक है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क और दूसरा है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। ये दो हेड है इस पूरे प्रोसेस के। बाकी रह गए 10 प्रोसेस। 10 प्रोसेस का ताल्लुक 10 नॉलेज एरियाज के साथ है, बाकी 9 रह गए ना, उनके साथ है, राइट। और हमें ये भी पता है कि हर नॉलेज एरिया का कम से कम एक प्रोसेस तो मौजूद है। तो ये 10 प्रोसेस हैं, तो इसका मतलब है 9 प्रोसेस जो है, 9 जो उसमें से प्रोसेस हैं वो एक एक नॉलेज एरिया से आए हैं। एक ऐसा है जिससे दो चीजें, एक तो इंटीग्रेशन को दो चीजें आ रही है ना, एक स्कोप है। स्कोप जो है उसका दो प्रोसेस है, एक है वैलिडेट स्कोप और एक है कंट्रोल स्कोप। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमें डिलीवरेबल भी रिसीव हुआ है जो चेक करना है, और हमें वर्क परफॉर्मेंस डाटा भी रिसीव हुआ है जिसको एनालाइज करना है। डिलीवरेबल को जो प्रोसेस टच कर सकती है इन 12 में से, वो दो ही प्रोसेस। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल होता है डिलीवरेबल का। अगर क्वालिटी कंट्रोल पास हो जाए तो हम कहते हैं वेरीफाइड डिलीवरेबल, कि ये क्वालिटी में ठीक है। उसके बाद उसकी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। पहली इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल है, उससे वो जब वेरीफाई हो जाता है तो फिर वो पेश किया जाता है यूजर एक्सेप्टेंस के लिए। वो है जी, उसका नाम होता है वैलिडेट स्कोप। प्रोडक्ट का स्कोप जो है, प्रोडक्ट का स्कोप, इसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्या क्या चीजें पूरी हैं कि नहीं है, उसकी यूजर एक्सेप्टेंस होती है। अगर वो टेस्ट पास हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एक्सेप्टेड हो गया, यूजर एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये एक्सेप्टेड डिलीवरेबल है। आप कस्टमर को पकड़ा दें बेचता, तो ये क्या कि वो चीज भिजवा देता है क्लोजिंग, और क्लोजिंग उसे कस्टमर के हवाले कर देगा। बाकी जो मतलब मैंने कहा डिलीवरेबल से ये दो ही चीजें डील करें, क्वालिटी कंट्रोल और स्कोप वैलिडेशन, ठीक है जी। बाकी रह गई है जितनी भी प्रोसेस है वो मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल है जो कि बुनियादी तौर पे एनालिसिस का काम करते हैं। जो वर्क परफॉर्मेंस डेटा आता है उन सबको मिलता है, बल्कि जितने 12 के 12 प्रोसेस जो इसके अंदर है सबको वर्क परफॉर्मेंस डेटा मिलता है, और सब उसको अपने अपने हिसाब से उसको छांटते हैं और देखते हैं कि हमारे अगर से के स्कोप का कंट्रोल है तो स्कोप के हिसाब से देखेगा, स्केड्यूल का कंट्रोल स्केड्यूल के हिसाब से एनालाइज करेगा, रिस्क वाला रिस्क के हिसाब से करेगा, प्रोक्योरमेंट वाला प्रोक्योरमेंट से करेगा। तो जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है उसको सब अपने अपने अंदर लगते हैं, और एनालिसिस करने के बाद उस वर्क परफॉर्मेंस डाटा को, एनालिसिस का जो रिजल्ट निकलता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं वर्क इंफॉर्मेशन। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन रेट होती है हर कंट्रोल से, और जो का मॉनिटर एंड कंट्रोल उसको भेज दी जाती है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। मतलब एग्जीक्यूशन से वर्क परफॉर्मेंस डाटा आया, सारे कंट्रोल्स ने उस पे बैठ के क्रंच किया, और सब ने अपनी अपनी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन दी। ये सारी वर्क परफॉर्मेंस जो है एक पे चली गई। मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क जो कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस था, उसका काम था इनको यूनिफाई करें और कंसोलिडेट करके क्या बनाए, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है इनकी कंसोलिडेशन की। तो जनाब वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये मैंने आपको क्या बताया, से कंट्रोल ने उसको वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, और ये वर्क परफॉर्मेंस इकट्ठी होके मॉनिटर कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क के पास जाके असेंबल हो गई इन वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये एक जर्नी था, ये डाटे का जर्नी, वर्क परफॉर्मेंस डाटे का जर्नी था, इसके साथ अच्छा कुछ हुआ। और डिलीवरेबल का जर्नी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहले क्वालिटी कंट्रोल के पास जाएगा, वहां से वेरीफाई होगा, फिर यूजर एक्सेप्टेंस के लिए वैलिडेट स्कोप के पास जाएगा, और वहां से एक्सेप्टेड डिलीवरेबल
और अगर कोई गड़बड़ हुई तो चेंज रिक्वेस्ट जा रही है, तो चेंज रिक्वेस्ट का बाजान भी बैठा हुआ है इंटीग्रेशन में, उसे कहते हैं परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज। जो एनी किसी भी एनालिसिस की रोशनी में 10 के 10 नॉलेज एरियाज बैठे हुए ना वहां पर, हर नॉलेज एरिया में से कोई भी अपने एनालिसिस की रोशनी में कह सकता है कि जनाब ये चेंज होनी चाहिए। चेंज रिक्वेस्ट कैन बी लॉन्च्ड बाय एनी कंट्रोल। एग्जीक्यूशन से भी निकल रही है, तो आपने देखी रही, एग्जीक्यूशन से भी मॉनिटरिंग ये चेंज रिक्वेस्ट निकल रही है, लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हर जगह से निकल रही है, हर एनालिसिस के नतीजे में चेंज रिक्वेस्ट निकल सकती है। चेंज रिक्वेस्टें जहां से मर्जी जनरेट, उन सब ने जाके लैंड एक घर में करना है। जैसे सारी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जाके लैंड कहां करती थी, वर्क मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। इसी तरह सारी चेंज रिक्वेस्टें जाके लैंड करती हैं परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के बाद। और यही दो प्रोसेस हैं जो इंटीग्रेशन के हैं यहाँ पर। एक चीफ एनालिस्ट है और एक चीफ कंट्रोलर है। तो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल जो है उसके पास सारी चेंज रिक्वेस्टें आती हैं और वो उनका फैसला देता है कि कौन सी चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव्ड है, कौन सी नहीं है, इसको पेंडिंग दिया को क्या करे, जो चेंज रिक्वेस्टें अप्रूव हो जाती हैं उनको वापस एग्जीक्यूशन को भेजा जाता है कि भाईजान ये चेंजेस अप्रूव कर दी गई हैं, इसकी रोशनी में अपना प्लान अमेंड करो और आइंदा अब के बाद जो काम होगा इस नए स्केड्यूल, नए प्रोजेक्ट के मुताबिक होना है। ये आ रही है जी अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट वापस। फिर क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स हैं, वो भी वापस आ रही है। जो हमने क्वालिटी कंट्रोल किया उसमें मुख्तलिफ स्टोर ने मेजरमेंट्स ली थी, वो मेजरमेंट्स इंडिकेटिव हैं किस बात कि भाई गलती कहाँ हो रही है। मिसाल के तौर पे मेरी जूते बनाने की फैक्ट्री है, जूते बनाने का प्रोडक्ट है, पता चलता है जूते का सोल ठीक नहीं लग रहा और कॉन्स्टेंटली ये मिस्टेक आ रही है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको ठीक करना है। एग्जीक्यूशन में जो क्वालिटी इंश्योरेंस वाला बैठा हुआ प्रोसेस को देख रहा है, मैनेज क्वालिटी के नाम से प्रोसेस है, वो प्रोसेस को देख रहा है कि इनको कैसे मैं एनहांस कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है गलती क्या होगी। वो अपने तय जितनी कोशिश कर सकता है उसको दुरुस्त करने की वो करेगा। लेकिन जब क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स होती हैं और उनका डाटा उसको भेज दिया जाता है मैनेज क्वालिटी को, तो उसको तो आंखें लग जाती हैं, अंधा होता है, पहले उसको समझ नहीं आ रही होती कहाँ क्या चीज इम्प्रूव करूँ। अब उसको पता चल गया ओहो मिस्टेक यहाँ पे आ रही है, वो कहता है अच्छा इसका प्रोसेस देखो, मुझे चेक कराओ शोल कहाँ लगता है, शोल जहाँ लगता है उस मशीन को चेक करो, उसके अंदर क्रू ठीक लगी या नहीं लगी। तो मतलब अल्टीमेटली यू विल फाइंड द फॉल्ट एंड करेक्ट इट, तो प्रोसेस इंप्रूव होगी। इसका मतलब है कि अब क्वालिटी कंट्रोल में गलतियां कम आएंगी और चीज बेहतर हो गई, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का अमल भी हो गया। और तीसरी चीज जो है वो जो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमने बनाई थी वो एग्जीक्यूशन में एक दो जगह पे इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उन ये देखें ये रिपोर्टें जितनी भी आ रही है ना, वर्क परफॉर्मेंस डाटा और इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट, इनका ताल्लुक वर्क से है, इंडिविजुअल से नहीं है, इंडिविजुअल रिपोर्ट नहीं है। इंडिविजुअल ने तो काम किया और हम अब उसको इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं देख रहे, हम उसे देख रहे हैं काम के हिसाब से। अब जो काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये खबर जाएगी वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की सूरत में एग्जीक्यूशन को वापस, और जो बंदा टीम को मैनेज कर रहा था वो देखेगा अच्छा ये काम खराब हुआ है, कौन लोग कर रहे थे ये काम, किसका कसूर है, तो उस बंदे से डील करना, उसको सजा जजा देना, उसकी रिपोर्ट लिखना, दिस इज इन लाइट ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट and it is done by the supervisor of that. As far as human resources are concerned, there is nothing, we have nothing to do in monitoring. ये एग्जीक्यूशन वाले का 1-to-1 काम है, सुपरवाइजर की 1-to-1 डीलिंग है अपने बंदे के साथ, क्योंकि जो बंदे आते हैं वो एग्जीक्यूशन के दौरान ही आते हैं और एग्जीक्यूशन के दौरान ही पारे होके अपने घर चले जाते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल उनसे इंटरफेयर नहीं। खैर ये वाला जो साइकिल है ना जी, ये कोई चेंज रिक्वेस्ट होगी, अप्रूव होगी, वापस जाएगा, फिर दोबारा चीजें निकलेंगी, फिर आएंगी जाएंगी, जब तक के सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती ये चीजें ये टूटता रहता है। अल्टीमेटली एक वक्त आता है जब नो मोर चेंज रिक्वेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट भी सब पास होगी, नो प्रॉब्लम, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी ठीक होगी, कोई मसला नहीं है,
तो ये पीछे जाने का रास्ता जो ही बंद होता है, आगे जाने का रास्ता होता है। तो ये यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं, ये अपने सारा जो डिलिवरेबल और सब कुछ है, ये क्लोजिंग उसको रिव्यू करता है और देखता है सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं रह गई, कोई और हिसाब किताब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्रोजेक्ट को क्लोज करने की उसको इंश्योर करता है। और उसके बाद जो डिलिवरेबल है वो कस्टमर के हवाले कर देते हैं फाइनल प्रोडक्ट की सूरत में। और जो भी इस पूरे प्रोजेक्ट से एसेट्स क्रिएट हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई फाइल्स हैं, कोई फिजिकल एसेट्स हैं, वो वापस ऑर्गेनाइजेशन को जमा करें। ये है जी टोटल कहानी। अगर आपको ये कहानी समझ आ गई तो समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ आ गई। अब 49 प्रोसेसेस समझना आपके लिए कतई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं? किसी हद तक ये बातें मेरी समझ आई हैं आप लोगों को कि नहीं आई? क्वेश्चन? जी जनाब। वीडियो के अंदर क्या है ना, ये बताएं मुझे, दोनों आवाजें आपकी सेम है। जी वो वीडियो में अभी बात करूं, आप बात कर लें। क्या कोई चीज क्लियर नहीं है तो बताइए मुझे। नहीं सर, कोई नहीं, मैं बस वो सुन रहा हूँ। हाँ वो मैं इसलिए चला रहा था, आप प्ले कर ले सर। शायद आगे किसी के क्वेश्चन किया था, मैं देख लूं। अगर इसको आप जी वीडियो भी हो तो बाद में वीडियो भी आप इसकी देखिएगा। अच्छा क्विकली जरा मुझे आपको ये दिखाने दीजिए, एक एक डब्बा खोल के इनके अंदर क्या क्या है। बातें वही है जो मैं आपसे कर चुका हूँ, लेकिन आप डब्बा जब खुलेगा तो आपको सामने इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप। हर प्रोसेस ग्रुप में एक या एक से ज्यादा नॉलेज एरिया हो सकते हैं, लेकिन एक नॉलेज एरिया ऐसा है जो हर सूरत में हर प्रोसेस ग्रुप में रहता ही रहता है, और वो है इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन आपने शुरू में देखा था कि पांचों प्रोसेस ग्रुप में जो वाहिद एक नॉलेज एरिया जो सब जगहों पे प्रेजेंट है, पांचों में प्रेजेंट है, वो इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन के प्रोसेस या प्रोसेसेस पांचों प्रोसेस ग्रुप में जरूर होंगे, और इसके अलावा और कोई ऐसा नॉलेज एरिया नहीं है जिसके सब जगह पे पहुंचे। एक बात फिर, इंटीग्रेशन इज अ पेरेंट प्रोसेस, ये अफजल है बाकी 9 प्रोसेसेस से, जो सॉरी बाकी 9 नॉलेज एरिया से। ये उनका अब्बू जान, ये उनका मतलब कमांडर है। तो इंटीग्रेशन जो है वो इन सबको कंट्रोल करता है, इन सब की एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। इसका मतलब है बाकी सारे इसके सबऑर्डिनेट। यही बात हर प्रोसेस ग्रुप के अंदर आपको दिखाएगा। इस राउंड सर्कल जो बना हुआ है, गोल सर्कल जो बना हुआ है, ये शो कर रहा है कि इंटीग्रेशन के गिर्द सर्कल लगा दिया। उसने कहा जी ये तो पिन कंट्रोल है, पेरेंट प्रोसेस ये। इंटीग्रेशन का कौन सा प्रोसेस होता है इनिशिएशन के अंदर? वो होता है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। तो यहाँ पे बैठ के वो चार्टर बनाता है, और लाजमी बात है कि चार्टर बनाना मेजर फंक्शन। यहाँ चार्टर लिखा जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया जाता है, ऑल दैट, क्वेश्चन आंसर होते हैं सब। तो ये दिस इज हैपनिंग हियर। और जो स्पॉन्सर उधर से एंटर हुआ था इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप के अंदर, वो क्या लेके आया था अपने साथ, ये तो बता दें। स्पॉन्सर अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, क्या क्या चीजें इनपुट लेके आया था? जी बजाज, स्पॉन्सर जब इनिशिएशन में दाखिल हुआ तो उसके बगल में कौन सी फाइलें दबी हुई जिनकी रोशनी में उसने चार्टर बनाना था? उस्मान, नेवर, मोहम्मद उमर खान, यार कोई तो जवाब दे दें भाई, सवाल पूछूं आप लोगों को। अब्दुल्ला साहब, सुबह,
बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें दो चीजें थी, बिजनेस केस और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, और दूसरे एग्रीमेंट्स थे जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और भी किसी किस्म का एमओयू या कोई और अंडरस्टैंडिंग। एनीवेज, जब ये काम हो गया तो उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर इंडिपेंडेंटली पहला काम जो करेगा वो है स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना। अभी उसने कतन कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई और प्लानिंग में होगी और बहुत डिटेल। ये है जी इनिशिएशन। जब आप प्लानिंग में आते हैं तो आप यहाँ देखिए कि 24 प्रोसेस गिन लीजिए। यहाँ 4 प्रोसेस स्कोप के हैं, 5 प्रोसेस स्केड्यूल के हैं, 4 और 5 9, 3 कॉस्ट के हैं 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये दरमियान में 24। और दरमियान में है इंटीग्रेशन का, नाम है उसका डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन सारी चीजों का मुद्दा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है कि सारी एफर्ट जब इकट्ठी होगी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में चली जाएगी और बाकी सारे उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज बनना शुरू होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनना शुरू होता है, प्लान। लेकिन वो तकमील पे तब पहुंचता है जब सारे काम मुकम्मल हो जाते हैं। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान रिमेन्स इनकम्प्लीट जब तक सारी चीजें मुकम्मल नहीं हो जाती और प्रोजेक्ट प्लान का पूरा पेट नहीं भरता, तब तक वो कंप्लीट नहीं होता। फर्स्ट डॉक्यूमेंट which starts getting started being developed is this project management plan, and by the end of project management planning process group ये कंप्लीट होता है। ओके, और ये जिस शक्ल में भी होता है ड्यूरिंग दिस, ये मैंने आपको ये तो बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान विल बी इनपुट टू एवरी प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, एवरी प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड एप्रूवल। अब मैं आपको एक और बात कहने लगा हूं, इट इज ऑल्सो इनपुट टू एवरी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सिर्फ अपने सिवा, अपने आप के सिवा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जिस शक्ल में भी है बाकी तमाम प्रोसेसेस को मिलेगा और वो फिर उसकी रोशनी में अपना काम करेंगे और जो कुछ बनाएंगे वो फिर प्रोजेक्ट प्लान के अंदर जाएगा। तो ये आइटरेटिव है एक चीज कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान उनको इनपुट में भी मिल रहा है और वो जो कुछ बना रहे हैं वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर जा रहे हैं और इस तरह वो एनरिच होता जाता है और वो मुकम्मल होता जाता है। एक बात तो ये स्कोप में आप देखते हैं 4 प्रोसेसेस हैं। पहले स्कोप का मैनेजमेंट प्लान बनता है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट होती हैं, फिर स्कोप डिफाइन होता है। स्कोप डिफाइन होने का मतलब है स्कोप स्टेटमेंट बनना। ये वो जगह है जहां सबसे मुफस्सिल स्कोप बनाया जाता है। मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, लोग कहते हैं जी वो तो चार्टर में होता है स्कोप, वो तो बिजनेस केस में होता है एग्री, लेकिन सबसे ज्यादा मुफस्सिल हालत में जो स्कोप बनता है प्रोजेक्ट के लिए वो ये है डिफाइन स्कोप के। इसकी बुनियाद पे प्रोजेक्ट डिजाइन होता है तफसीली। तो स्कोप जब डिफाइन हो जाता है तो स्टेटमेंट बन जाती है और उसके बाद फिर हम आखिरी काम जो करते हैं प्लानिंग का वो है उसका ब्रेक डाउन करना, मतलब उसको वर्क पैकेजेस में तोड़ते हैं। जहां तक काम हुआ होगा तो बाकी नॉलेज एरियाज काम शुरू कर सकते। जब तक स्कोप यहां तक नहीं पहुंचता तब तक बाकी कोई भी नॉलेज एरिया काम शुरू नहीं कर सकता। एक्चुअली जो डिटेल्ड प्लानिंग होगी, अगर कोई करना भी चाहे तो वो सही काम नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्टिविटीज एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। और एक्टिविटीज कहाँ बननी है, ये जो स्केड्यूल है इसके अंदर ये है जो डिफाइन है। पहले स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बनेगा, फिर डिफाइन एक्टिविटीज होंगी, सीक्वेंस एक्टिविटी, एस्टिमेट एक्टिविटी एंड देन डेवलप स्केड्यूल, या गैंट चार्ट बन जाएगा। कॉस्ट में इसी तरह कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, एस्टिमेट लगेगा कॉस्ट का, फिर उसका बजट डिटरमिन हो जाएगा। इस तरीके से ये बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सिर्फ मैनेजमेंट प्लान ही बनता है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, यहाँ रिसोर्स एस्टिमेट भी हो रहे हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनता है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनता है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान बनता है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनता है। लेकिन रिस्क के अंदर फिर आप रिस्कों को आइडेंटिफाई भी करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, क्वान्टिफाई करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो ये सब चीजें संबल होती हैं जाके प्रोजेक्ट प्लान के अंदर। और इन सारों में से एग्जीक्यूटेबल फॉर्म जो चीज है जिसको अमल करना है, जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन में जाकर
एग्जीक्यूटेबल, वो है स्कोप, टाइम और कॉस्ट की हतमी शक्ल। उस हतमी शक्ल को हम कहते हैं बेसलाइन। स्केड्यूल स्कोप की बेसलाइन होती है, स्केड्यूल की बेसलाइन होती है, कॉस्ट की बेसलाइन होती है, और बेसलाइन हमेशा बनती है प्लानिंग के आखिरी प्रोसेस। 3 ही बेसलाइन है, वो जो 3 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव थे ना, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, उनकी सिर्फ बेसलाइन बनती है। स्कोप की बेसलाइन क्रिएट WBS के वक्त बन जाती है, स्केड्यूल की बेसलाइन डेवलप स्केड्यूल के वक्त बन जाती है, और कॉस्ट की बेसलाइन डिटरमिन बजट के वक्त बन जाती है। ये 3 बेसलाइनें जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का, और उनको वही इंटीग्रेशन वाला ही एग्जीक्यूट करता है। इनको अलग से एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं, वो जो प्लान होगा, वो प्लान होंगी और वो अपना असर डालेंगी। कि उनकी बेसलाइन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि असल में वो तमाम चीजें जो कुछ भी करेंगी, उसका असर या तो स्कोप को पड़ेगा, या टाइम को पड़ेगा, या कॉस्ट को। इसका मतलब है बाकी जब कॉस्ट की इन तीनों की बेसलाइन जी जनाब, तो ये कनेक्शन में ख्याल है हमारा ही खराब हुआ है, जिसकी वजह से ये। हाँ जी सर, मैं वहाँ कह रहा था, मैं आपको समझ गया था किस तरह से है। ओके, 1 मिनट बाद मैं दोबारा इसे ऑन करता हूँ। जी 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 जी। अच्छा सोहेल साहब, एक रिक्वेस्ट थी मेरी, अगर आप अकोमोडेट कर सकें। मेरी ना आज एक कॉल है 9:15 बजे से है। असल में ये ईस्ट टाइम पे होती है हमारे शेल में ना, तो हमारा वो जो लंदन का जो क्लस्टर है, लंदन वाला, उनका तो टाइम अभी चल रहा है, तो वो टीम आएगी और USA की टीम ज्वाइन करेगी, 1-2 ना वहाँ के। हमारे एक टैंक कंस्ट्रक्शन की एक मीटिंग है। ओके, तो मेरे लिए ऑप्शनल था, क्योंकि मेरे साथ एक और पाकिस्तानी मेरे ऑफिस के कुलीग थे, उन्होंने ज्वाइन करना था, लेकिन उनका मेरे पास शाम में मैसेज आया कि तबीयत उनकी सही नहीं, उनको फीवर है, तो मुझसे कहने लगे आप कर लो ज्वाइन। मैंने कहा अरे यार, मेरा तो कोर्स होता, मैं तो आपके उस पे था। अच्छा तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको फिर, अब मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं, आप फ्रॉम जरूर करें। 9:15 ना। ये बस खत्म होने वाला है, तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं। ये 5 सही मिनट हो सुन गया, लें तो आप, मैं फिर उसको ज्वाइन। बस ये 5 मिनट सुन लें, उसके बाद जी जी जी, जरूर जरूर। अभी अभी ब्लू स्क्रीन आ रही है, अभी मेरे पास वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं अभी करता हूँ। जी जी। ये 3 मुसलसल तब्दील होती रहेंगी, और जब ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, तो आखिर में हमारा स्कोप शुरू हुई वीडियो। 1 मिनट, जब कॉस्ट की इन तीनों की बेसलाइन फाइनलाइज हो जाएंगी, तब जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान फाइनलाइज होगा। चलें 1 मिनट, ऐसा करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। आपका टाइम भी हो रहा है, आप अपना सेशन ले लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे। जी सर, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। आई डोंट नो, साजिद साहब ने काफी इंपॉर्टेंट आज का कुछ किया है, ये जो फ्लो चार्ट भी था और प्रोसेसेस का जो एक इंटीग्रेटेड व्यू है, काफी आज का बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जनाब। ये तो नहीं सोहेल साहब, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम जी। बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह ताला वेरी सॉरी कि मैं आज थोड़ा सा अर्ली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह ताला कल हम 7 बजे फिर दोबारा मिलते हैं सर। इंशाल्लाह जी। टेक केयर, हाफिज।